हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रवि प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अकाउंटिंग कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। लास्ट वीडियो मैंने आपको अकाउंटिंग बताई थी, अकाउंटिंग होती क्या है। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे जाके टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग की टर्म्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली टर्म्स होती है गुड्स। गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं मटेरियल, माल। माल मतलब सामान, ऐसा सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए। देखिए हमारे आसपास जो भी सामान होता है वो सब गुड्स ही होता है, एक तरीके का सब तरह का गुड्स ही है। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, फैन सब एक गुड्स है। पर गुड्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उस सामान से, ऐसा सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर का शोरूम है, वहाँ पे कंप्यूटर खरीदे जाते हैं और कंप्यूटर को बेचा जाता है। तो जो कंप्यूटर का शोरूम का ऑनर है, जो उसका ऑनर है, जो ये शोरूम चला रहा है, वो उस ऑनर के लिए जो ये सारे कंप्यूटर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि उसका काम है वो कंप्यूटर खरीदता है और कंप्यूटर को बेच देता है। तो ऐसा सामान जो खरीदा जाता है बेचने के लिए उसको हम बोलते हैं गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल क्या होती है? देखिए, जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ही रिस्की होता है, रिस्की काम होता है, ये सब जानते हैं। किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना एक रिस्की काम है। जो भी प्रोप्राइटर बिज़नेस को स्टार्ट करने का रिस्क ले रहा है, जो भी ये रिस्क ले रहा है, जो भी वो पैसा लगा रहा है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उस बिज़नेस की कैपिटल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? बिजनेस के अंदर ऐसी संपत्ति, ऐसे सामान जो आपने अपने पास से लगाया है, जिसके लिए आपको आगे किसी को पे नहीं करना। ठीक है। आपने सपोज़ एक मशीन खरीदी जो आपने बिज़नेस में लगाई, तो वो आपने ख़रीद ली, वो मशीन आपकी हो गई, तो वो बिज़नेस की एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि बिज़नेस के लिए अब आगे बिज़नेस को कोई पे नहीं करना है। यानी ऐसा सामान जो ख़रीदा गया है और उसके लिए आगे किसी को पे नहीं करना, वो आपका खुद का है, तो वो होगी एसेट्स। अब बिज़नेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जो हमारी एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं फिक्स एसेट्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अचल संपत्तियाँ। दूसरी होती हैं करंट एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान संपत्ति। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं? फिक्स एसेट्स हम उनको बोलते हैं जो एक बार बिजनेस में आपने लगा दी तो वो लंबे समय तक रहेंगी आपके बिजनेस में, यानी जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं अचल संपत्तियाँ। एक बार आपने बिजनेस में लगा दी, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, वो गई आपकी फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जो आपने लगा दिए पर वो शॉर्ट टाइम के लिए, वो दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो हो गई शॉर्ट टाइम के लिए। इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। फिक्स एसेट्स के एग्जांपल होते हैं लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये हैं फिक्स एसेट्स के एग्जांपल। अब आपकी कोई बिल्डिंग है जहाँ पे आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो आपकी खुद की है, उसके लिए आगे आपको किसी को पे नहीं करना। और बिल्डिंग आपने एक बार लगा दी तो वो लंबे समय तक रहेगी। आपने किसी बिल्डिंग में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो बिल्डिंग लंबे समय तक रहेगी आपके पास। ठीक है, तो वो हो गई हमारी फिक्स एसेट्स। फर्नीचर, आपने किसी बिज़नेस में फ़र्नीचर लगाया है, फ़र्नीचर लेके आए आप, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये चीज़ें लेके आए आप। ऐसा तो नहीं है कि वो हर साल दोबारा लाने पड़ेंगे, एक बार लगाने के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक आपके बिज़नेस में रहेंगे, तो वो हो गई हमारी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हो गई जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहेंगी, उनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स हो गए हमारे कैश इक्विपमेंट्स। ठीक है, करंट एसेट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है कैश। ठीक है, अब आपका कैश है, जो आपका पैसा है वो आपका ही है, तो वो आपकी संपत्ति है। बट कैश जो है करंट एसेट्स है, मतलब हमेशा आपके पास नहीं रहेगा।
आज आया है, कल खर्च हो जाएगा, कल फिर आ जाएगा, तो वो हो गया करंट एसेट्स। मतलब हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहता या लंबे समय तक नहीं रहता, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, और भी यहाँ पे एग्जांपल है, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए हैं, हमें एक बार लगा दिए तो वो दोबारा लगाने पड़ेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए हैं हमारे पास, तो ये होती हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व मतलब जो हमें किसी को पे करनी है, ठीक है, हमने किसी से उधार लिए थे, वो हमें अब पे करनी है, वो कहलाती है हमारी लायबिलिटीज़, दायित्व। लायबिलिटीज़ में क्या क्या आती हैं? लायबिलिटीज़ में आती है आपकी सैलरी पेबल। आपने किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा है, जॉब पे रखा है, आपको उसे हर महीने सैलरी पे करनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी है कि आपको हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। नेक्स्ट आता है वेजेस। आपने किसी मज़दूर से मज़दूरी का काम करवाया है, सामान लोड कराने का या फिर कोई और काम कराया है, तो आपको उस मज़दूर को वेजेस पे करने हैं हर महीने, हर दिन का जो भी उसने काम किया है उसकी वेजेस आपको देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट पेबल। ये भी आपकी क्या है? लायबिलिटी है। आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसका हर महीने आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये भी आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, इनकम टैक्स पे, जो भी आपका इनकम है, इनकम पे गवर्नमेंट को आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट से बनती है। गवर्नमेंट को हमें हर महीने, हर साल, हर टाइम पे जो भी हमारा पीरियड होता है, ये भी हमारा एक लायबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। अदर पेबल, और भी बहुत सारी पेबल होती हैं, तो ये सारी हो गए हमारी लायबिलिटीज़ जो हमें हर महीने पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है भंडार, यानी आप ऐसे सामान का भंडार करके रखते हो जो आपको बेचना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई जनरल स्टोर खोला। अब जनरल स्टोर में हम क्या करते हैं, सपोज़ शुगर लेके आते हैं, चीनी हमें बेचनी है। अब मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैं 1 किलो चीनी लेके आऊँगा, उसको बेचूँगा, फिर जब वो बिक जाएगी और चीनी लाऊँगा, ऐसा तो कर नहीं सकते हम। तो हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे उसको, यानी उसका स्टॉक करेंगे, भंडार करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बोरी ले आएंगे, एक बैग ले आएंगे, या 20-30 किलो में चीनी को ले आएंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, आप उसका पहले स्टॉक करके रखते हैं, उसका एक स्टोर बना के रखते हैं, उसका भंडार करके रखते हैं, ताकि हम उसे सेल कर सकें। ठीक है, अब स्टॉक जो बनाया जाता है वो 2 टाइप से बनाया जाता है अकाउंट्स में। एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक को हम बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक स्टॉक। मतलब जो स्टार्टिंग का जो हमारा स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अंतिम स्टॉक। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो गया प्रारंभिक स्टॉक, मतलब जो 1 अप्रैल को हमारे पास स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वीडियो में बताया था कि हमारा जो 1 अप्रैल का जो स्टॉक होता है, मतलब 1 अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पीरियड। अब 1 अप्रैल के अंदर जो भी आपका स्टॉक है वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल मेरी जो जनरल स्टोर है उसके अंदर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 20 केजी शुगर लेके आया, 20 किलो चीनी लेके आया, तो मेरा जो 1 अप्रैल का जो स्टॉक था, 1 अप्रैल को जो स्टॉक था वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो कि था 20 केजी चीनी का। ओके, देन मैंने इसको सेल किया। सेल करने के बाद मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हो गया क्लोज, यानी 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया। अब 31 मार्च होने पे क्या हुआ, हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो गए। तो मेरे पास जो 20 किलो चीनी थी उसमें से सपोज 2 किलो चीनी रह गई। ठीक है, तो मेरा जो 1 अप्रैल का स्टॉक था उस समय हमारे पास जो चीनी थी वो थी 20 किलो। 31 मार्च तक पहुँचते पहुँचते वो शुगर हो गया 2 केजी। अब ये जो 31 मार्च को जो हमारा बचा हुआ स्टॉक हो गया ना, यानी बिकने के बाद जो स्टॉक बच गया वो कहलाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये था हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक हम बोलते हैं जो हमारा 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक,
और क्लोजिंग स्टॉक हम बोलते हैं जो हमारा 31 मार्च को बिना बिका हुआ स्टॉक रह जाता है, जो भी स्टॉक बच गया है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोप्राइटर यानी मालिक। प्रोप्राइटर कौन होता है? मैंने आपको बताया है कि बिजनेस को स्टार्ट करना एक रिस्की वर्क, बिजनेस को स्टार्ट करना रिस्की होता है। तो जो भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है, जो उसमें पैसा लगाता है, वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटर को हम हिंदी में बोलते हैं मालिक, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम बोलते हैं हिंदी में लेनदार। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने अपने बिजनेस में उधार पैसा लिया है या फिर हमने उधार में सामान खरीदा है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरा कोई शॉप है, मेरी कोई बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, पैसों की मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं अपने किसी फ्रेंड से पैसा उधार लेता हूँ। तो मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा, क्योंकि मुझे वो उधार पैसे जो मैंने लिए हैं वो देने पड़ेंगे। तो मैंने उससे उधार लिया है तो वो मेरा कहलाएगा क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है, या तो मैं किसी से उधार पैसा लूँ या फिर किसी से उधार में कुछ सामान लेता हूँ। ठीक है, तो उधार में अगर मैं किसी से पैसा या सामान ले रहा हूँ तो वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा डेटर्स। डेटर्स बोलते हैं देनदार को। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार में पैसा दिया है। ठीक है, अब हम एक बिजनेसमैन है, हमने किसी दूसरे बिजनेसमैन को उधार पैसा दिया है या फिर किसी दूसरे बिजनेसमैन को उधार में सामान बेचा है। तो अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं उधार में या किसी को पैसा दे रहे हैं उधार में, तो वो हमारा कहलाएगा डेटर्स। डेटर्स को हम बोलते हैं देनदार। तो जिनसे हम पैसा ले रहे हैं वो हो गए हमारे क्रेडिटर, लेनदार, और जिनको हम पैसा देते हैं वो हो गए हमारे डेटर्स, देनदार। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखिए, जब दो बिजनेस के बीच में कोई कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हम बिजनेसमैन हैं और हमने किसी से पैसा लिया है या हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो जब दो बिजनेसमैन के बीच में कोई लेन देन हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट होते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखिए, जब दो बिजनेसमैन या दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन हो गए या एक पर्सन, एक बिजनेसमैन हो गया, कोई भी हो गया, जब दो पर्सन के बीच में कैश की लेन देन हो रही है, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, जब दो पर्सन के बीच में कैश की लेन देन हो रही है तो हम उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया जब आप उधार में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब दो पर्सन, या तो वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, अगर वो उधार में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब मैं इन तीनों का एक एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सपोज हम बिजनेसमैन हैं और हम किसी बिजनेसमैन के पास गए सामान लेने के लिए, तो हमने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, 10,000 रुपये उसे कैश दे दिए। तो हम भी बिजनेसमैन हैं, सामने वाला भी बिजनेसमैन है, दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ हमारे बीच में ये कहलाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, सपोज हम बिजनेसमैन नहीं है, हम एक नॉर्मल पर्सन है और किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने। हमने क्या किया, 10,000 रुपये का सामान लिया और 10,000 रुपये कैश में उसे दे दिए। तो हमारे बीच में जो कैश की लेन देन हुई, ठीक है, अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, सामने वाला बिजनेसमैन है, मैंने उसे कैश दिया है, तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन हूँ या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी दुकानदार के पास गया, किसी बिजनेसमैन के पास गया और मैंने उससे सामान लिया और पैसे लेने के लिए कह दिया कि मैं पैसे बाद में दूंगा, इसको जो भी उस सामान की पेमेंट है ये मैं बाद में करूँगा, मैं फ़िलहाल सामान ले रहा हूँ, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने उधार में उससे सामान लिया है, मैंने अभी पेमेंट उसे नहीं की। तो ये तीन तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं व्यय, जो भी हमारे खर्चे हैं।
अब खर्चे अकाउंट्स में 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अकाउंट्स में? होते हैं एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसा खर्चा जो किसी कंपनी या किसी फर्म के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है, ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऐसा खर्चा जिससे कंपनी के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इस तरह के खर्चे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं, ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसा खर्चा जिससे कंपनी के या हमारा जो बिजनेस है उसके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं वो तो कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे खर्चे जिससे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हमारा जैसा प्रोडक्शन चल रहा है वैसा ही है, पर इस खर्चे के बढ़ने या घटने पे हमारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बाकी हम इसको आगे और डिफाइन करके समझेंगे। बाकी अभी आप समझ लीजिए 2 तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारी होती है इनकम। इनकम को हम हिंदी में बोलते हैं आय। इनकम भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम जो आपकी एक निश्चित इनकम है, मतलब वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपने उसके लिए काम किया है, आपने उसके लिए टाइम दिया है, ऐसी इनकम जो आपको पता है वो आपको मिलेगी, वो आपकी हो गई डायरेक्ट इनकम। और ऐसी इनकम जिसका कंफर्म नहीं है, जो आपको मिल भी सकती है और हो सकता है ना भी मिले, वो कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कोई सामान बनाया, प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को बेच के जो हमारी इनकम होगी वो होगी डायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बना रहे हैं, उससे हमारी एक इनकम होगी, डेफिनेटली एक इनकम होगी, वो हो गई डायरेक्ट इनकम। बट इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हो गई? जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया, तो वो हमारी इनकम कंफर्म भी नहीं है कि वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने शेयर बाज़ार में पैसा लगाया हुआ है, अब शेयर बाज़ार में पैसा हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह की इनकम को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जो आपको अदर सोर्सेज से मिल रही है। तो 2 तरह की हमारी इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट होता है परचेज। परचेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय। किसी भी सामान को क्रय करना, खरीदना हमारा कहलाता है परचेज। नेक्स्ट है सेल, इसको हम बोलते हैं विक्रय। किसी भी सामान को बेचना, हम उसे खरीद रहे हैं, खरीदने को बोलते हैं परचेज करना, और बेचने को बोलते हैं, विक्रय को बोलते हैं सेल्स। तो परचेज और सेल समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट। डिस्काउंट क्या होती है? देखिए, जब किसी प्रोडक्ट की जो फिक्स प्राइस है, जो एमआरपी है, उससे कम रेट पे अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल की जो एमआरपी थी, एमआरपी 12,000 रुपये थी, और वो हमें डिस्काउंट करके 11,500 रुपये में मिल रहा है। तो एमआरपी 12,000 हो गई, 11,500 मिला, तो बचे 500 रुपये, वो हमारे हो गए डिस्काउंट। तो एमआरपी से कम रेट पे मिल रहा है, तो वो कहलाता है डिस्काउंट यानी छूट। अकाउंट्स में डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट को हम बोलते हैं नगद छूट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब किसी गुड्स के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और जब कैश के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इन दोनों को हम आगे एंट्रीज में डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।